डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर बीके सिंह। आज मैं आप लोगों को लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले लीवर को समझते हैं। लीवर क्या होता है? लीवर एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एसोसिएटेड विथ जीआई ट्रैक्ट। लीवर जो होता है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, ठीक। यह डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट तो नहीं होता, लेकिन डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। लीवर जो होता है वह लार्जेस्ट और हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। लीवर क्या होता है? लार्जेस्ट और हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। इसके अलावा यदि हम अपने बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। अब हम लीवर के डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम लोगों को पता है कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी जो 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स का, अलग अलग इपिथेलियम का डेवलपमेंट होता है। यदि हम लीवर के डेवलपमेंट की बात करें तो लीवर जो है डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। जो 3 जर्म लेयर होती हैं उसमें से जो एंडोडर्म लेयर होती है उससे लीवर का डेवलपमेंट होता है। लीवर एक सॉफ्ट ऑर्गन होता है, रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है, जिसका वेट 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है एडल्ट ह्यूमन में। लीवर एक सॉफ्ट रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है, जिसका वजन 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। यदि हम इसके लोकेशन की बात करें कि लीवर हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो लीवर जो है हमारे शरीर में राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ आवर एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है, ठीक। यदि इसको हमको डायग्राम से समझना हो कि लीवर की हमारे शरीर में लोकेशन क्या होती है, तो इसको हम लोग ये डायग्राम देखकर बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा शरीर हो गया, ठीक। और यहाँ पे आपका डायफ्राम होता है, ठीक। जो मैं रेड कलर से लाइन खींच रहा हूं इसको आप लोग देखिए डायग्राम में। यहाँ पे डायफ्राम होता है, और जो डायफ्राम के नीचे का पोर्शन होता है वह एब्डोमिनल कैविटी होती है, ठीक। हमारे शरीर में लेफ्ट साइड, राइट साइड दो होते हैं, ठीक। राइट साइड में, ठीक, लीवर किधर होता है? राइट साइड में। अब राइट साइड में लोअर एब्डोमेन में होता है कि अपर एब्डोमेन में? तो राइट साइड अपर एब्डोमेन, ठीक। ये आपका राइट साइड हो गया, ठीक। ये आपका लीवर है, ठीक। क्या है? लीवर। और राइट अपर एब्डोमिनल कैविटी में हमारे लीवर की लोकेशन क्या हो गई? राइट अपर एब्डोमिनल कैविटी, ओके। ये तो लीवर की लोकेशन हो गई। यदि हमसे लीवर का लोकेशन कोई पूछता है कि लीवर कहाँ पर होता है, हम लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं कि यह हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होता है। राइट साइड होता है कि लेफ्ट साइड? यह राइट साइड होता है। राइट लोअर एब्डोमेन में होता है कि अपर एब्डोमेन? तो राइट अपर एब्डोमेन में होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है, ओके। अब हम लोग जो है लीवर के लोब्स की बात करेंगे कि लीवर में कितने लोब्स होते हैं। यदि हम यदि हम सुपरफिशियली बात करें तो लीवर में मेनली 2 लोब होते हैं, 2 मेजर लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब।
लेकिन हम थोड़ा और एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे लीवर में 4 लोब होते हैं, 4 लोब्स प्रेजेंट इन लीवर, जिसमें 2 मेजर लोब्स होते हैं जो कि राइट लोब और लेफ्ट लोब होते हैं। ठीक, 2 मेजर लोब्स नोन एज राइट एंड लेफ्ट लोब, 2 माइनर लोब्स आर प्रेजेंट। माइनर लोब्स के नाम क्या हैं? कॉडेट, CAUDATE, कॉडेट लोब और क्वाड्रेट लोब। यदि इसको आपको डायग्राम से समझना हो तो आइए हम लीवर का आपको इमेज दिखाते हैं, उससे और आसानी से क्लियर हो जाएगा चारों लोब्स के बारे में। ठीक, यदि लीवर का आप सुपीरियर सरफेस देखेंगे, ये सुपीरियर सरफेस हो गया, यानी ऊपर की तरफ से आप लीवर को देखेंगे तो लीवर को आपको केवल 2 ही लोब दिखाई देगी, राइट लोब और लेफ्ट लोब। सुपीरियर सरफेस से देखेंगे तो केवल आपको 2 लोब दिखाई देगी, राइट लोब और लेफ्ट लोब। लेकिन यदि लीवर का आप इंफीरियर सरफेस देखेंगे, इंफीरियर सरफेस, तो आपको चारों लोब दिखाई देंगी। ये आपकी राइट लोब हो गई, ये आपकी लेफ्ट लोब हो गई। ठीक, और ये आपकी जो दोनों लोब दिख रही हैं, ये वाली जो हम रेड पेन से जिसको घेर रहे हैं, राउंड स्ट्रक बना रहे हैं, उसको देखिए, वो क्या होती है? कॉर्डेट लोब होती है। ठीक, कॉर्डेट लोब। और ए वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम देखिए रेड पेन से अंडरलाइन कर रहे हैं, ए वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्वाड्रेट लोब। QUADRATE। राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब, क्वाड्रेट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब मेजर लोब्स होती हैं, जबकि कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब माइनर लोब्स होती हैं। आइए फिर से हम लोग लीवर के जनरल बातों को समझते हैं। लोब्स के बारे में पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फिर से बात करते हैं कि लीवर की दोनों लोब, राइट लोब और लेफ्ट लोब के बीच एक लिगामेंट पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? फैल्सीफार्म लिगामेंट कहते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि दोनों लोब्स को अटैच करने वाले लिगामेंट को क्या कहते हैं? इसको फैल्सीफार्म लिगामेंट कहते हैं। ठीक, जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, ये आपका राइट लोब हो गया, ये आपका लेफ्ट लोब हो गया, बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को फैल्सीफार्म लिगामेंट कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? फैल्सीफार्म लिगामेंट कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लीवर के स्ट्रक्चर को फिर से हम लोग देखते हैं। ठीक, जिससे कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि लीवर का इंफीरियर सरफेस देखते हैं, लोअर के इंफीरियर सरफेस या फिर कहिए लोअर सरफेस। लोअर सरफेस पे लीवर के क्या होता है कि एक स्मॉल स्मॉल डिप्रेस्ड एरिया होता है। ये वाला जो मैं घेर रहा हूं पेन से, इसको देखिए, स्मॉल डिप्रेस्ड एरिया होता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं पोर्टा। पोर्टा या इसी को गेट कहते हैं। ठीक, एट द लोअर सरफेस ऑफ लीवर स्मॉल डिप्रेस्ड एरिया प्रेजेंट कॉल्ड
पोर्टा या इसी को गेट कहते हैं। यहीं से हमारे जो हिपैटिक वेसल्स होते हैं, डक्ट होते हैं, नर्व होते हैं, इसी पॉइंट से उनकी एंट्री और एग्जिट होती है। यानी कि हमारे वेसल्स, डक्ट्स और नर्व्स के लिए यह एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है पोर्टा। तो पोर्टा आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक, इसमें अगला पॉइंट यह है कि फिर से हम लोग जो है आगे बढ़ें। देखिए, लीवर जो होता है, लीवर के चारों तरफ एक कवरिंग होती है। ठीक, लीवर कवर्ड बाय थिन कैप्सूल, और उस थिन कैप्सूल में दो लेयर होती है। आउटर विसरल पेरिटोनियम होती है और इनर कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया कि लीवर इज कवर्ड बाय थिन कैप्सूल कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर विसरल पेरिटोनियम होती है। ठीक, बाहर की तरफ विसरल पेरिटोनियम होती है और इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ठीक, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ये सेप्टा बनाती हैं। सेप्टा, सेप्टा का मतलब दीवार समझिए। इनको ट्रेबीकुली भी कहते हैं, सेप्टा को ट्रेबीकुली। और ये ट्रेबीकुली जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, जो कि हमारे लीवर को बहुत सारे लाब्यूल्स में डिवाइड करते हैं। ट्रेबीकुली डिवाइड द लीवर इनटू न्यूमरस, बहुत सारे हेक्सागोनल लाब्यूल्स में डिवाइड कर देता है। लाब्यूल्स का शेप कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। ठीक, और ये जो लाब्यूल्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होते हैं। इस बात को हम लोगों को जरूर याद रखना चाहिए कि जो लीवर के लाब्यूल्स होते हैं इनको हिपैटिक लाब्यूल्स भी बोल सकते हैं। हिपैटिक लाब्यूल्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होते हैं। जैसे किडनी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है, जैसे नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन होता है, उसी तरीके से लीवर में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाब्यूल्स होते हैं, जिनको हिपैटिक लाब्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ठीक, चीजों को समझते हुए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आइए लीवर का थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देखते हैं, जिससे कि और चीजें अच्छे से क्लियर हों। ठीक, लीवर के लोब्स तो हम लोगों को समझ में आ गए। अब हम थोड़ा और दूसरा डायग्राम देखते हैं। ठीक, आगे अगले पॉइंट में एक कह रहे हैं कि एक नैरो लॉन्गिट्यूडिनल फाइब्रस ट्रैक्ट रन करता है along each corner of a hexagonal lobule is called portal tract या पोर्टल ट्रायड। इस चीज को समझते हैं कि पोर्टल ट्रायड क्या होता है। ये हमारा हेक्सागोनल लाब्यूल होता है। ठीक, हेक्सागोनल लाब्यूल होता है। अब इस लाब्यूल के प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है? पोर्टल ट्रायड होता है। इसी को पोर्टल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या होती है? इसमें आपकी हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। इसकी ब्रांच होती है, जैसे इस डायग्राम में देखिए, हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होती है, और जो हमारी हिपैटिक पोर्टल वेन होती है उसकी ब्रांच होती है, और हिपैटिक डक्ट की ब्रांच होती है। तो जैसा कि नाम से लग रहा है कि पोर्टल ट्रायड में तीन स्ट्रक्चर होती हैं, तीन लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्ट इस पोर्टल ट्रैक्ट के अंदर होती हैं, जो होती है एक हिपैटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन होती है, हिपैटिक डक्ट या बाइल डक्ट की ब्रांच होती है। पोर्टल ट्रैक्ट कहां पर होता है?
हेक्सागोनल लाब्यूल के प्रत्येक कॉर्नर पे होता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लीवर सेल यानी कि हिपैटोसाइट क्या होते हैं उसको समझते हैं। ठीक, इस डायग्राम को देखिए। अच्छा, यहीं पे एक चीज को हम लोग और समझते हैं कि जो लाब्यूल का स्ट्रक्चर देखिए फिर से, ये आपका लाब्यूल हो गया। ठीक, लाब्यूल, लाब्यूल के प्रत्येक हेक्सागोनल कॉर्नर पे पोर्टल ट्रायड होता है और सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल में सेंट्रल वेन होती है, सेंट्रल में सेंट्रल वेन होती है। ठीक, तो पोर्टल ट्रायड और सेंट्रल वेन हम लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लाब्यूल्स के और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब इसमें लीवर सेल को हिपैटोसाइट भी कहते हैं। ठीक, लीवर सेल बोलिए या इसी को हिपैटोसाइट भी कहते हैं, हिपैटोसाइट्स। ये जो है ब्रांच्ड होती हैं, इस तरीके की जो लेयर, सिंगल लेयर सेल होती हैं, इस तरीके से जो मैं लाइन खींच रहा हूं रेड पेन से, इस तरीके से ये जो है लीवर सेल होती हैं, हिपैटोसाइट होती हैं। ठीक, ये कैसे होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। देखिए इन सब में जो हमारी हिपैटिक सेल की लाइन है सेंट्रल वेन से हमारे जो सेप्टा की तरफ, ये अरेंज्ड होती हैं, जो कि बीच बीच में इनकी ब्रांचिंग होती हैं और एक लाइन को दूसरे लाइन से कनेक्ट करने वाली भी ब्रांचेज होती हैं। तो लीवर सेल कॉल्ड हिपैटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन ब्रांच्ड एंड एनास्टोमोसिंग प्लेट्स और शीट्स। ठीक, और इनको, जो ये आपके रेडियल लाइन होती हैं हिपैटोसाइट की, इनको क्या कहते हैं, इनको लैमिनी कहते हैं। ठीक, इन लाइंस को लैमिनी कहते हैं, LAMINAE। लैमिली इन ईच लाब्यूल रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल वेन टू द पेरिफेरल सेप्टा। ठीक, ये हमारी आपकी सेंट्रल वेन हो गई, सेंट्रल वेन आप देख रहे हो। तो जो ये आपकी लैमिनी होती हैं, यह सेंट्रल वेन से पोर्टल ट्रैक्ट की तरफ होती हैं, पोर्टल ट्रायड, या दूसरे शब्दों में कहें, इस डायग्राम को देखिए कि जो हमारी लैमिनी होती हैं सेंट्रल वेन से सेप्टा की तरफ होती हैं। एक लाब्यूल से दूसरे लाब्यूल को सेपरेट करने के लिए ये बीच में सेप्टा होता है। ठीक, और जो हमारी लैमिनी होती हैं सेंट्रल वेन से सेप्टा की तरफ होती हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि हम लीवर का स्ट्रक्चर देखें, ठीक, इस डायग्राम में देखिए आपको, ये जो होती हैं, एक लीवर को दूसरे लीवर से सेपरेट करने के लिए क्या होता है, सेप्टा यानी कि दीवार होती है। ठीक, जिसको क्या कहते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ग्लिसन्स कैप्सूल क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक, जैसे इस डायग्राम को देखिए आप लोग। ठीक, इस डायग्राम को देखिए, ये आपका एक हिपैटिक लाब्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें एक हिपैटिक लाब्यूल्स को दूसरे हिपैटिक लाब्यूल से अलग करने के लिए बीच में क्या होता है, सेप्टा होता है। बीच में क्या होता है, सेप्टा होता है, कनेक्टिव टिश्यू की दीवार होती है जिसको सेप्टा बोल रहे हैं। इसी सेप्टा को क्या कहते हैं, ग्लिसन्स शीथ कहते हैं या ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ग्लिसन्स कैप्सूल एक लाब्यूल के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू का शीथ होता है। शीथ मतलब खोल, कवरिंग।
जो एक लाब्यूल को दूसरे लाब्यूल से सेपरेट करता है। कनेक्टिव टिश्यू के इस शीथ को ही ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ठीक, चलिए फिर से हम लोग वापस आते हैं अपने जो हमारी हिपैटोसाइट्स होती हैं उस टॉपिक पे हम लोग वापस आते हैं। ये आपके सेंट्रल वेन दिख रही है। ठीक, सेंट्रल वेन से सेप्टा की तरफ हमारी जो है हिपैटोसाइट की लाइनें होती हैं। ये लाइनें जो हैं आपस में भी एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं हिपैटोसाइट लेयर के द्वारा। इन हमारी जो दो एडजेसेंट रेडियल प्लेट्स होती हैं हिपैटोसाइट की, इनके बीच बीच में खाली स्पेस होता है। ठीक, क्या होता है? खाली स्पेस होता है। इसको क्या बोलते हैं? सिनुसॉइड्स बोलते हैं। हिपैटिक सिनुसॉइड्स। सिनुसॉइड्स, हिपैटिक सिनुसॉइड्स क्या हो गया, समझ में आया? इस तरीके के, जैसे आप साइकिल के चक्के की बात करिए, उसके सेंट्रल व्हील से आपके पैर की तरफ जो है उसके तिल्लियां होती हैं, उसी तरीके से हिपैटोसाइट की प्लेट्स होती हैं। ठीक, जैसे आपका साइकिल का पहिया हो गया। ठीक, इसका बीच का धुरा हो गया, इससे तिलियां निकली है ना, इस तरीके से तिलियां निकली हुई है। तो इसी तरीके से आप लोग कल्पना करिए कि बीच में आपका सेंट्रल वेन हो गया। ठीक, और पेरीफेरी की तरफ ये क्या हो गया? सेप्टा हो गया। तो ये आपकी हिपैटिक प्लेट्स हो गई, हिपैटोसाइट्स की प्लेट्स हो गई। हिपैटोसाइट्स की प्लेट्स हो गई। ठीक, इनके बीच बीच में इरेगुलर स्पेसेज होता है। इरेगुलर स्पेसेज होता है। ठीक, इरेगुलर स्पेसेज होता है, इसी को जो है हिपैटिक सिनुसॉइड्स कहते हैं। हिपैटिक सिनुसॉइड्स कहते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक लीवर में बहुत सारे लाब्यूल्स होते हैं। जैसा मैंने बताया कि लाब्यूल्स आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे किसी भी घर के दीवार की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वह एक ईंट होती है, उसी तरीके से लीवर में जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वह क्या होता है? लाब्यूल होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लाब्यूल्स की सेंट्रल वेन, हम इस सेंट्रल वेन की बात कर रहे हैं जो सेंटर में है, बहुत सारे लाब्यूल्स की सेंट्रल वेन मर्ज करके जुड़कर आपस में क्या बनाती हैं? राइट और लेफ्ट हिपैटिक वेन बनाती हैं। ठीक, क्या बनाती हैं? राइट हिपैटिक वेन, राइट हिपैटिक वेन और लेफ्ट हिपैटिक वेन। लीवर के अंदर बहुत सारी लाब्यूल्स की सेंट्रल वेन आपस में मर्ज होकर राइट हिपैटिक वेन और लेफ्ट हिपैटिक वेन बनाती हैं, जो कि लीवर को एग्जिट करके इंफीरियर वेना कावा में खुलती हैं। ये दोनों वेन लीवर को एग्जिट करके कहाँ ओपन हो रही हैं? इंफीरियर वेना कावा में ओपन होती हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये आपकी जो हिपैटिक साइनुसॉइड्स हैं, ये आपका हिपैटिक साइनुसॉइड्स है। ठीक, इन 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 पे क्या होता है? इन पे एंडोथेलियम की लेयर होती है। एंडोथेलियम की लेयर होती है, स्क्वैमस एंडोथेलियम की लेयर होती है। और इस साइनुसॉइड्स में बीच बीच में क्या होती हैं? कुप्फर सेल होती हैं। किस टाइप की सेल होती हैं? कुप्फर सेल। ये जो बीच बीच में आपको सेल्स दिख रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? कुप्फर सेल बोलते हैं।
कुप्फर सेल, या दूसरा नाम इनका स्टीलेट सेल्स भी होता है। इनको हिपैटिक मैक्रोफेजेज कहते हैं। ठीक, तो कुप्फर सेल कहाँ पे होती हैं? हिपैटिक साइनोसॉइड्स के बीच में बिखरी रहती हैं। इरेगुलरली एक एक दो दो सेल प्रेजेंट रहती हैं। और एक कुप्फर सेल का काम क्या होता है? ये जो हमारी कमजोर और डेड आरबीसी होती हैं उनको फैगोसाइटोसिस के द्वारा खत्म कर देती हैं। ठीक, कुप्फर सेल क्या करती हैं? हमारे ब्लड में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डेड आरबीसी है, वो उसको ये फैगोसाइटोसिस के द्वारा खत्म कर देती हैं। चलिए अब हम लोग फिर से वापस लौटते हैं हिपैटिक सेल पे। हिपैटिक सेल से बाइल सेक्रेट होता है। ठीक, आइए इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। ये हमारी क्या है? हिपैटिक सेल की बहुत सारी लाइनिंग है। ये हमारी हिपैटिक सेल्स हैं। ठीक, हिपैटिक सेल्स या इन्हीं को हिपैटोसाइट्स कह रहे हैं। इन हिपैटिक सेल से बाइल सेक्रेट होता है। क्या सेक्रेट होता है? बाइल। हिपैटिक सेल से बाइल सेक्रेट होता है, जो कि बाइल कैनालिकुलाई में कलेक्ट होता है। इस तरीके की जो बीच बीच में बाइल कैनालिकुलाई हैं उसमें कलेक्ट होता है। बाइल कैनालिकुलाई में कलेक्ट होता है। ठीक, अब क्या हो रहा है? अब ये जो बाइल कैनालिकुलाई हैं ये बहुत महीन नलिकाएं होती हैं। ये आपस में मर्ज होकर क्या बना रही हैं? बाइल डक्ट्यूल बना रही हैं। बाइल डक्ट्यूल। ठीक, अब ये बाइल डक्ट्यूल जो बनी है बाइल कैनालिकुलाई के मर्ज होने से, इसमें बाइल जो है, बाइल बाइल का फ्लो हो रहा है सेंट्रल वेन से। किधर हो रहा है? पोर्टल ट्रायड में जो हिपैटिक डक्ट है उस तरफ हो रहा है। जो बाइल के मूवमेंट का डायरेक्शन है सेंट्रल वेन से हिपैटिक डक्ट की तरफ, जो हमारी पोर्टल ट्रायड है। ये आपका पोर्टल ट्रायड है। ठीक, पोर्टल ट्रायड, ये आपका पोर्टल ट्रायड है। ठीक, अब बहुत सारी हिपैटिक सेल से बाइल सेक्रीट होकर, ये आपके हिपैटिक सेल, इनसे बाइल सेक्रीट होकर बाइल कैनालिकुलाई में गया। अब बाइल कैनालिकुलाई आपस में मर्ज होकर बाइल डक्ट्यूल बनाई। अब बाइल डक्ट्यूल में बाइल का फ्लो सेंट्रल वेन से पोर्टल ट्रायड की तरफ होता है। ठीक, अब लेकिन ब्लड का फ्लो पोर्टल ट्रायड से सेंट्रल वेन की तरफ होता है। ठीक, इनका कहने का मतलब है कि जो बाइल का फ्लो का डायरेक्शन है वह सेंट्रल वेन से पोर्टल ट्रायड की तरफ है, लेकिन जो ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन है पोर्टल ट्रायड से सेंट्रल वेन की तरफ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ब्लड और बाइल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन इन द लाब्यूल। लाब्यूल के अंदर ब्लड और बाइल का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। बाइल सेंट्रल वेन से पोर्टल ट्रायड की तरफ फ्लो करता है, जबकि ब्लड आपका पोर्टल ट्रायड से सेंट्रल वेन की तरफ फ्लो करता है। ठीक, अब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए मैं आप लोगों को एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूं। अब ये कह रहे हैं कि जो हिपैटिक डक्ट है, हिपैटिक डक्ट क्या है? बहुत सारी हिपैटिक डक्ट मर्ज होकर क्या बना रही हैं? राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बना रही हैं। ठीक, पोर्टा से निकलकर क्या बना रही हैं? राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। इसको हम लोग डायग्राम देखते हैं, हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। गाल ब्लैडर का इमेज देखते हैं। देखिए इसमें और क्लियर होगा आप लोगों को। ये हमारा लीवर का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये आपका लीवर हो गया।
लीवर में क्या है कि बहुत सारी हिपैटिक डक्ट मर्ज होके क्या बना रही हैं, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बना रही हैं। ठीक, ये आपके राइट हिपैटिक डक्ट हो गई, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। इस डायग्राम में इसको आप लोग देखिए तो और क्लियर होगा। यहाँ पे इसके ऊपर आपका लीवर है, ठीक, एक गाल ब्लैडर है। तो हमारे लीवर से राइट लोब से राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट निकल रही हैं। ये कैसे बन रही हैं? ये बहुत सारे हिपैटिक डक्ट के मर्ज होने से राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बन रही हैं। फिर आगे चलकर ये दोनों यूनाइट होकर एक कॉमन डक्ट बना रही हैं, जिसको क्या कर रहे हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। इसको क्या कर रहे हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट कैसे बना है? कॉमन हिपैटिक डक्ट कैसे बना है? ये आपकी राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के मर्ज होने के बाद कॉमन हिपैटिक डक्ट बन रहा है। ठीक, यहां तक समझ में आया? कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब जल्दी ही क्या हो रहा है, ये आपके गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकल रही है, जिसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टिक डक्ट बोल रहे हैं। ये आपके सिस्टिक डक्ट हो गई। सिस्टिक डक्ट क्या हो गई? गाल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट को सिस्टिक डक्ट बोल रहे हैं। अब सिस्टिक डक्ट भी यहीं आकर कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ मर्ज हो जा रही है, और उसके बाद क्या बन रहा है, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट कैसे बना? कॉमन हिपैटिक डक्ट में जब सिस्टिक डक्ट आकर मर्ज हो जा रही है तो बन रहा है कॉमन बाइल डक्ट। समझ में आया? इसी को डक्टस कोलिडोकस कहते हैं। डक्टस कोलिडोकस कहते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गाल ब्लैडर के इमेज को फिर से देखते हैं। ठीक, अब आगे क्या हो रहा है कि जब गाल ब्लैडर रिलैक्स होता है, ये आपका गाल ब्लैडर है, इस डायग्राम को देखिए। जब गाल ब्लैडर रिलैक्स होता है तो जो हमारा कॉमन हिपैटिक डक्ट से बाइल आ रहा है, लीवर से बाइल कॉमन हिपैटिक डक्ट के जरिए आ रहा है, यह फिर जो है गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। एक चीज आप लोगों को समझनी चाहिए कि बाइल सेक्रेट होता है लीवर से, लेकिन स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। तो जब गाल ब्लैडर रिलैक्स रहता है उस टाइम कॉमन हिपैटिक डक्ट के जरिए बाइल आकर सिस्टिक डक्ट से होते हुए गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब कोई भी इंसान भोजन करता है उसके बाद हार्मोनल और न्यूरोनल स्टिमुलाई के उपरांत गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो गाल ब्लैडर से बाइल जूस सेक्रेट होके कॉमन बाइल डक्ट के जरिए आके ड्यूडेनम में ओपन होती है। ठीक, जब हमारी गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, गाल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्ट होने पे जो इसमें स्टोर्ड बाइल है वह फिर से कॉमन बाइल डक्ट के जरिए आके ड्यूडेनम में ओपन होता है। ये आपका ड्यूडेनम है। ठीक, सी शेप स्ट्रक्चर जो होता है ड्यूडेनम होता है। ठीक, लेकिन अभी इसके पहले एक और कहानी आप लोगों को समझनी है। पैंक्रियाज की इमेज में आते हैं, फिर हम आप लोगों को कहानी बताते हैं। ठीक, इस डायग्राम को देखिए। ये आपका गाल ब्लैडर है, लीवर के लोअर सरफेस पे है। ये आपकी राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट हैं जो मर्ज होके कॉमन हिपैटिक डक्ट बना रही हैं। ठीक,
लीवर से बाइल सेक्रीट होके गाल ब्लैडर में गया, गाल ब्लैडर में स्टोर है। जब आदमी ने भोजन किया तो हार्मोनल स्टिमुलाई के कारण गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इस सिस्टिक डक्ट के जरिए बाइल सिस्टिक डक्ट से होते हुए फिर से कॉमन बाइल डक्ट में आ गया। अब कॉमन बाइल डक्ट से बाइल होते हुए आके ड्यूडेनम में सेक्रेट हो गया। ठीक, लेकिन ड्यूडेनम में ओपन होने के पहले जो कॉमन बाइल डक्ट है, ड्यूडेनम में ओपन होने के पहले आपको पता है किसी ड्यूडेनम के सी शेप कनकेविटी में पैंक्रियाज भी है। क्या है? पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज से निकलने वाली पैंक्रिएटिक डक्ट है। एक कॉमन बाइल डक्ट जो है ड्यूडेनम में ओपन होने से पहले पैंक्रिएटिक डक्ट के साथ मर्ज हो रही है। ये आपकी पैंक्रिएटिक डक्ट आ रही है। पैंक्रियाज से आने वाली डक्ट को पैंक्रिएटिक डक्ट कह रहे हैं। कॉमन बाइल डक्ट ड्यूडेनम में ओपन होने से पहले पैंक्रिएटिक डक्ट के साथ मर्ज होके हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट बना रही है। क्या बना रही है? हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट। अब इस डायग्राम को समझिए। अब यह जो हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट है, यह ड्यूडेनम में क्या बना रहा है? अपने जो हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट है, अपने टर्मिनल एंड पे स्वेलन हो जाती है, फूल जाती है, जिसको क्या कहते हैं? हिपैटो पैंक्रिएटिक एम्पुला। हिपैटो पैंक्रिएटिक एम्पुला हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट के टर्मिनल पॉइंट पे हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट के फूलने से हिपैटो पैंक्रिएटिक एम्पुला बन रहा है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा और इस चीज को समझते हैं। इसी हिपैटो इसी हिपैटो पैंक्रिएटिक एम्पुला की ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए स्फिनिक्टर ऑफ ओडी होता है। क्या होता है? स्फिनिक्टर ऑफ ओडी होता है। और जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट होती है उसको रेगुलेट करने के लिए स्फिनिक्टर ऑफ बॉयडेन होता है। स्फिनिक्टर ऑफ बॉयडेन और स्फिनिक्टर ऑफ ओडी, इन दोनों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, अब यह जो आपका हिपैटो पैंक्रिएटिक एम्पुला है, कहां पे ओपन हो रहा है? यह आप हो रहा है मेजर ड्यूडिनल पैपिला। मेजर ड्यूडिनल पैपिला। ठीक, मेजर ड्यूडिनल पैपिला। इस डायग्राम में देखिए, जो आपकी हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट होती है, ठीक, ये आपकी हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट हो गई। यह ड्यूडिनम में जहां ओपन होती है उसको क्या बोलते हैं? मेजर ड्यूडिनल पैपिला। यह राउंडेड ग्रूव होता है जहां पे ओपन होती है। ठीक, यह हमारे पाइलोरिक स्फिनिक्टर से कितना नीचे होता है? 10 सेंटीमीटर नीचे होता है। ठीक, इतना लीवर के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लीवर के फंक्शन की बात करेंगे। ठीक, कौन कौन से पॉइंट पे हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि लीवर एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। लीवर लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ऑर्गन होता है। हमारे शरीर में लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लीवर एंडोडर्म के डेवलपमेंट से बनता है। ठीक, लीवर का वेट 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है।
लीवर में 4 लोब होती हैं, 2 मेजर लोब होती हैं, 2 माइनर लोब होती हैं। मेजर लोब राइट लोब और लेफ्ट लोब होती है, जबकि माइनर लोब आपकी कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब होती है। ठीक, लीवर जो होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब आपस में फैल्सीफार्म लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। लीवर के लोअर सरफेस पे एक डिप्रेस्ड एरिया होता है जिसको कि पोर्टा या गेट कहते हैं। यहीं से हमारी जो हिपैटिक वेसल्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं, नर्व होती हैं, यहीं से अंदर जाती हैं और फिर बाहर निकलती हैं। हमारा लीवर एक कैप्सूल, एक कवरिंग के द्वारा कवर्ड होता है, जिसमें आउटर विसरल पेरिटोनियम होती है और इनर कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है। एक कनेक्टिव टिश्यू मॉडिफाई होके ट्रेबिकुली यानी कि सेप्टा बनाते हैं, जो कि हमारे लीवर को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाब्यूल में डिवाइड करते हैं। लाब्यूल क्या होता है? लाब्यूल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, जिसके प्रत्येक कॉर्नर पे पोर्टल ट्रायड होता है, जिसमें कि हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन और हिपैटिक डक्ट की ब्रांचेज होती हैं। हमारे हेक्सागोनल लाब्यूल के सेंट्रल में सेंट्रल वेन होती है। अब हम लीवर सेल की बात करें। लीवर सेल को हिपैटोसाइट कहते हैं, जो कि ब्रांच्ड होती हैं। ठीक, और ये सिंगल लेयर्ड होती हैं, जो कि सेंट्रल वेन से आपके सेप्टा की तरफ होती हैं। इनको लैमिनी कहा जाता है। ठीक, एक लाब्यूल्स को दूसरे लाब्यूल से सेपरेट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू शीथ होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का खोल होता है, जिसको कि ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। अब हमारी जो हिपैटोसाइट्स की प्लेट्स होती हैं, जो हमारी हिपैटोसाइट्स के रेडियल प्लेट्स होती हैं, उनके बीच बीच में इरेगुलर स्पेसेज, खाली स्थान होता है, जिसको कि हिपैटिक साइनोसाइड्स कहते हैं। इन हिपैटिक साइनोसाइड्स को, इनके जो है, हमारी जो हिपैटोसाइट्स की प्लेट्स होती हैं, उस पे स्क्वेमस एंडोथेलियम की सिंगल लेयर्ड से कवर्ड होती हैं। इन सिंगल लेयर्ड एंडोथेलियम में जगह जगह पर कुप्फर सेल पाई जाती हैं। ठीक, अब हम लोग जो हमारे लाब्यूल्स है, लाब्यूल्स के सेंट्रल में सेंट्रल वेन्स होती हैं। ये बहुत सारे लाब्यूल्स की सेंट्रल वेन आपस में मर्ज होके क्या बना रही हैं? राइट और लेफ्ट हिपैटिक वेन्स बना रही हैं। यह लीवर को एग्जिट करके इंफीरियर वेना कावा में ओपन हो रही हैं। इस पॉइंट को हमने बता ही दिया कि हिपैटिक साइनोसॉइड्स में जगह जगह कुप्फर सेल पाई जाती हैं, जिनको कि स्टिलेट सेल या हिपैटिक मैक्रोफेजेज कहते हैं। यह आपकी वार्न आउट यानी कि कमजोर और वीक आरबीसी और डेड आरबीसी, इसके अलावा जो हमारी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसको किल करने का काम कुप्फर सेल का होता है। हमारी हिपैटोसाइट यानी हिपैटिक सेल से बाइल सेक्रीट होता है, जो कि बाइल कैनालिकुलाई में जाता है। बाइल कैनालिकुलाई आपस में मर्ज होकर बाइल डक्ट्यूल बनाते हैं, और इन बाइल डक्ट्यूल में जो बाइल का फ्लो होता है, वह सेंट्रल वेन से पोर्टल ट्रायड की तरफ होता है। लेकिन ब्लड का फ्लो पोर्टल ट्रायड से सेंट्रल वेन की तरफ होता है, इसीलिए यह कहा जाता है कि ब्लड और बाइल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन इन अ लाब्यूल। ठीक, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो हमारे लीवर से राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट निकल रही हैं पोर्टा से,
राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आपस में मर्ज होके कॉमन हिपैटिक डक्ट बना रही हैं। अब यह कॉमन हिपैटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बना रहा है। इसको हमने डायग्राम में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक, अब यह जो कॉमन बाइल डक्ट है पैंक्रिएटिक डक्ट के साथ मिलकर हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट बना रहा है। यह हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट ड्यूडेनम में एक स्वेलन स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको कि हिपैटो पैंक्रिएटिक एम्पुला कहते हैं या इसी को एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। यह जो है मेजर ड्यूडेनल पैपिला पे ओपन हो रहा है और वहीं पे एक स्फिनिक्टर पाया जाता है। इस ओपनिंग को, इस डक्ट के ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए जिसको कि स्फिनिक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। चलिए अब हम लीवर के फंक्शन की बात करते हैं। ठीक, लीवर का फंक्शन हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। लीवर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आप लोगों को पता ही है। ठीक, लीवर के फंक्शन की बात करें तो लीवर से क्या सेक्रेट होता है? बाइल। और बाइल किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? फैट के डाइजेशन के लिए। बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता लेकिन यह फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो लीवर का पहला फंक्शन है सेक्रेशन ऑफ बाइल। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कभी कभी जब हम लोग शुगर का ज़्यादा अमाउंट खाते हैं, मिठाई वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उस समय हमारे ब्लड में ग्लूकोज का काफ़ी एक्सेस अमाउंट आ जाता है। और आपको यह बात पता है कि हमारे शरीर के रेगुलर मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज का एक निश्चित अमाउंट ब्लड में रहना जरूरी होता है। ज़्यादा होना भी नहीं सही है, कम होना भी नहीं सही है। तो हमारी लीवर सेल क्या करती हैं कि जो एक्सेस अमाउंट ग्लूकोज का होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लूकोज को स्टोर करती हैं। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और इसी प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या हो गया कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पॉलीमराइज्ड इनटू ग्लाइकोजन इन लीवर सेल, दिस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए व्रत हैं, खाना नहीं मिला या कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, भोजन नहीं ले पाए, तो उस कंडीशन में हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर जाता है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होना हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। तो इसमें लीवर सेल क्या करती हैं कि जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोर्ड है उसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में रिलीज कर देती हैं। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या हो गया? When blood glucose level decreased between meals, liver cell hydrolyze glycogen into glucose to release the glucose into blood. ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है इसको ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। एक चीज और हो रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? कभी कभी लंबे टाइम तक भूखा रहने की वजह से मान लीजिए कि ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो भी खत्म हो गया, तो उस समय हमारी लीवर सेल जो हमारे शरीर में मौजूद अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल, इनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती हैं।
जब जरूरत होती है, लीवर सेल प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। हमारे लीवर सेल में तीन चीजें हो रही हैं। ग्लाइकोजेनेसिस हो रही है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ग्लाइकोजिनोलिसिस हो रहा है। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। और ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का बनना। ये तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया। तीसरा फंक्शन क्या होता है? लिपिड मेटाबॉलिज्म में रोल होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में, ठीक, लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का एक्सेस अमाउंट आ गया। अब उस एक्सेस अमाउंट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है लीवर सेल, ठीक। और कभी कभी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद भी ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में रहता है। इस कंडीशन में लीवर सेल ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रही है? फैट में। इसी प्रोसेस को लाइपोजेनेसिस कहते हैं। लाइपोजेनेसिस क्या हो गया? इफ ग्लूकोज remains in excess even after maximum glycogenesis, यानी जितना ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना था बन चुका है, जितना स्टोर होना था स्टोर हो चुका है, उसके बावजूद भी हमारे ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज है। उस कंडीशन में ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है? फैट में। फैट्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स। इस प्रोसेस को लाइपोजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा लीवर सेल और क्या कर रही हैं? लीवर सेल फास्फोलिपिड को सिंथेसाइज कर रही हैं। लीवर सेल कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज कर रही हैं। इसके साथ साथ लीवर सेल बाइल साल्ट का भी फॉर्मेशन करती हैं, ठीक। अब दूसरी चीज होती है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन भी लीवर सेल के अंदर हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, ठीक। कभी कभी फैटी एसिड्स का कुछ फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए में। इस प्रोसेस को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। सम फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए इन लिवर सेल अंडर द प्रोसेस कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक। अब कीटोजेनेसिस को समझते हैं। कीटोजेनेसिस क्या होता है कि एक्सेस ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज अंडर द प्रोसेस ऑफ कीटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि जो एक्सेस एसिटिल कोएंजाइम ए होता है वह कन्वर्ट हो जा रहा है कीटोन बॉडीज में। इस प्रोसेस को कीटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक। और क्या होता है कि लीवर सेल क्या बनाती हैं, और क्या बनाती हैं? फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल तो बनाती ही हैं। इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया, ठीक। इन एग्रीगेट्स को क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन कहते हैं। फिर से समझते हैं इस चीज को कि लीवर सेल आल्सो फॉर्म टीनी एग्रीगेट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल मिलकर लाइपोप्रोटीन बना रहे हैं। यह लाइपोप्रोटीन क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट व्हीकल का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ लिपिड ब्लड। ब्लड में ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ लिपिड का काम करते हैं। लिपिड के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल का काम करते हैं। अब हम लोग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लीवर सेल में क्या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको समझते हैं।
डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्या होता है डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड? जैसे एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में मौजूद है तो वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरीके से यदि हमारे ब्लड में एक्सेस अमीनो एसिड है, एक्सेस अमीनो एसिड है, तो उसका ब्रेकडाउन हो जा रहा है अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप में। इसी को डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड कहते हैं। लाइक एक्सेस ग्लूकोज, liver cell also remove excess amino acid from blood and break down these into amino and carboxyl group. This is known as deamination of amino acid. डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड समझ में आया? ये कह रहे हैं कि जैसे आपका ब्लड में ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में आ जाता है तो वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है लीवर में, उसी तरीके से यदि हमारे ब्लड में एक्सेस अमीनो एसिड मौजूद है तो उसका अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी प्रोसेस को डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक, इसके अलावा और लीवर सेल क्या करती हैं कि जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, क्या होती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे एल्बुमिन, जैसे ग्लोबुलिन, जैसे प्रोथ्राम्बिन, जैसे फाइब्रिनोजन, इसको भी लीवर सेल सिंथेसाइज करती हैं। ठीक, डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड के अलावा हमारी प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन को भी लीवर सेल सिंथेसाइज करती हैं। ठीक, अब अगला फंक्शन लीवर सेल का क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन और एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज। लीवर सेल हमारे फूड के माध्यम से जो हार्मफुल सब्सटेंसेज पहुंचते हैं, जैसे एल्कोहल, जैसे बहुत सारी हम लोग मेडिसिन भी लेते हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं, इसको डिटॉक्सिफाई करती हैं, इसको डिटॉक्सिफाई करती हैं। तो लीवर सेल का फंक्शन क्या हो गया? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज, एक ये काम हो गया। ठीक, अब हम लोग अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। फैगोसाइटोसिस, इस चीज को हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। जो हमारी कुप्फर सेल होती हैं वो हमारे ब्लड में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया और इसके साथ साथ जो हमारी डेड आरबीसी होती हैं इनको फैगोसाइटोसिस के द्वारा खत्म करती हैं, हमारे ब्लड को क्लीन करने का काम करती हैं। इसके अलावा बिलीरुबिन के एलिमिनेशन में भी पार्टिसिपेट करती हैं। एलिमिनेशन ऑफ बिलीरुबिन, जैसा कि हम लोगों को पता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर हीमोपोएटिक ऑर्गेन की तरह कार्य करता है, यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन करता है, आरबीसी प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। लेकिन एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में हीमोपोएटिक ऑर्गेन की तरह कार्य नहीं करता है। क्या करता है फिर? जो कुप्फर सेल होती हैं वो हमारी वार्न आउट और डेड आरबीसी को फैगोसाइटोसिस के द्वारा खत्म करती हैं और इसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। ठीक, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन मौजूद है वह कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में। ठीक, द हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसी इज कन्वर्टेड इनटू पिगमेंट कॉल्ड बिलीरुबिन और यह बिलीरुबिन एलिमिनेट होता है बाइल में। ठीक, इसीलिए कहा जा रहा है कि लीवर सेल आल्सो पार्टिसिपेट इन एलिमिनेशन ऑफ बिलीरुबिन। ठीक, आगे कह रहे हैं कि स्प्लीन की तरह लीवर भी फिल्टर का काम करता है। इसी वजह से
बिलीरुबिन के एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसी वजह से स्प्लीन की तरह लीवर भी ब्लड फिल्टर का काम करता है। अगला फंक्शन क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। हम लोगों को पता है कि विटामिन डी हमारे स्किन सेल में सिंथेसाइज होती हैं, लेकिन ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जो हमारी लीवर सेल होती हैं, किडनी के साथ मिलकर विटामिन डी को एक्टिवेट करती हैं। विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म क्या होता है? विटामिन D3 होता है। हमारी लीवर सेल स्टोरेज का भी काम करती हैं। ग्लाइकोजन, कुछ ट्राइग्लिसराइड्स तो स्टोर होते हैं। हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है ना कि एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर सेल में स्टोर होता है। इसके साथ साथ और क्या होती हैं? कुछ विटामिन, जैसे विटामिन ए, B12, विटामिन डी, विटामिन के, इन सबको भी स्टोर करता है। विटामिन ई, ठीक। और क्या करती हैं? लीवर सेल में एक प्रोटीन होती है एपोफेरेटिन, जो कि आयरन से कंबाइन करके क्या बनाता है? फेरेटिन। और आयरन फेरेटिन के रूप में ही स्टोर होता है। तो लीवर सेल में एपोफेरेटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, जो कि आयरन से कंबाइन करके फेरेटिन बनाती है, और फेरेटिन के रूप में ही आयरन का लीवर में स्टोरेज होता है। इसके अलावा हेपेटिक सेल यानी कि लीवर ब्लड रिजर्वायर का भी काम करता है, क्योंकि जब हम लोग लीवर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने जब लाब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें मल्टीपल हिपैटिक सिनुसॉइड्स यानी हिपैटिक साइनुसॉइड्स थे। उनमें बहुत सारे मात्रा में ब्लड स्टोर रहता है। तो इसीलिए हम लीवर को कह सकते हैं कि लीवर ब्लड रिजर्वायर की तरह भी कभी कभी काम करता है। विथ इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ सिनुसॉइड्स, लीवर एक्ट एज ब्लड रिजर्वायर। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे और फिर पैंक्रियाज पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग गॉल ब्लैडर पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, गॉल ब्लैडर को कोलिसिस्ट भी कहते हैं। गॉल ब्लैडर का दूसरा नाम कोलिसिस्ट होता है। गॉल ब्लैडर पियर शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। पियर शेप्ड यानी कि नाशपाती के आकार का सैक लाइक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कहां पर सिचुएटेड होता है? लोअर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर। जो लीवर की राइट लोब होता है उसके इंफीरियर सरफेस यानी कि लोअर सरफेस पे एक सैक लाइक नाशपाती के आकार का स्ट्रक्चर होता है, जिसको गॉल ब्लैडर यानी कि कोलिसिस्ट कहते हैं। डायग्राम में आप लोग देखिए, ये लीवर हो गया। लोअर के लोअर सरफेस पे, मेनली राइट लोब के लोअर सरफेस पे एक नाशपाती के आकार का स्ट्रक्चर होता है, जिसको गॉल ब्लैडर यानी कि कोलिसिस्ट कहते हैं। यदि हम गॉल ब्लैडर के लेंथ की बात करें तो यह 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर वाइड यानी कि 8 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। यदि गॉल ब्लैडर के वाल के स्ट्रक्चर की बात करें तो गॉल ब्लैडर के वाल में 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर सिरोसा, दूसरे नंबर वाली लेयर मस्कुलेरिस
और जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है वह म्यूकोसा होती है। फर्स्ट लेयर सिरोसा, सेकेंड लेयर मस्कुलेरिस, और जो थर्ड लेयर होती है वो म्यूकोसा की होती है। गाल ब्लैडर के वाल में सब म्यूकोसा नहीं पाया जाता है, ठीक, सब म्यूकोसा अब्सेंट होता है। अब हम लोग गाल ब्लैडर के फंक्शन की बात करते हैं कि गाल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है। ठीक, गाल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। ठीक, क्या करता है? स्टोर करता है। हमको पता है, आपको भी पता है कि जो बाइल जूस होता है वह हिपैटिक सेल यानी कि लीवर सेल द्वारा सेक्रेट होता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक, गाल ब्लैडर बाइल को स्टोर करने के साथ साथ कंसंट्रेट भी करता है। ठीक, कंसंट्रेट द बाइल। तो गाल ब्लैडर बाइल को स्टोर कर रहा है, साथ ही साथ कंसंट्रेट भी करता है। गाल ब्लैडर 40 to 70 ml ऑफ बाइल को स्टोर करता है। 40 से 70 ml ऑफ बाइल को स्टोर करता है। और दूसरी बात, यह 10 गुना तक बाइल को कंसंट्रेट करता है। कंसंट्रेट बाइल अप टू 10 फोल्ड, 10 गुना तक कंसंट्रेट करता है बाई एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम बाइल जूस। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करके बाइल जूस को 10 गुना तक कंसंट्रेट करता है। ठीक, जब गाल ब्लैडर लोकल हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन द्वारा स्टिमुलेट होता है, ठीक, कौन से हार्मोन द्वारा? कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन द्वारा स्टिमुलेट होता है, तो गाल ब्लैडर के वाल में जो स्मूथ मसल होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जब कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है तो गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है। गाल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसमें स्टोर्ड बाइल जूस रिलीज हो जाता है। रिलीज होकर सिस्टिक डक्ट में आता है। सिस्टिक डक्ट से होते हुए बाइल जो है कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है। ठीक, कॉमन बाइल डक्ट फाइनली कहाँ रिलीज होता है? ड्यूडिनम में। पैंक्रिएटिक जूस के साथ मिलकर ड्यूडिनम में रिलीज होता है। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ठीक, इस डायग्राम को देखिए आप लोग, जहां पे राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मर्ज होके कॉमन हिपैटिक डक्ट बना रही हैं। ठीक, और गाल ब्लैडर से आने वाली डक्ट सिस्टिक डक्ट होती है। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मर्ज होके कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। ठीक, कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट आगे जब जाती है तो वह पैंक्रियाज से आने वाली पैंक्रिएटिक डक्ट के साथ मिलकर क्या बनाती है? हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट ड्यूडिनम में ओपन हो रही है, यानी कि ड्यूडिनम में बाइल रिलीज हो रहा है पैंक्रिएटिक जूस के साथ। ठीक, अब हम लोग गाल स्टोन क्या होता है इसको समझते हैं। गाल स्टोन क्या होता है? गाल स्टोन क्या होता है, इस चीज को अब हम लोग समझते हैं। गाल स्टोन को कोलीलिथिएसिस भी कहते हैं।
गाल स्टोन का दूसरा नाम होता है कोलीलिथिएसिस। ठीक। कभी कभी क्या होता है कि जो बाइल गाल ब्लैडर में स्टोर्ड है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर और आयंस का एब्जॉर्प्शन होने की वजह से, ठीक, टू मच एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयन फ्रॉम बाइल। इसके अलावा और क्या, कभी कभी लीवर सेल के द्वारा बाइल में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल रिलीज होता है। रिलीज ऑफ एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बाय लीवर सेल्स इन बाइल। और क्या कारण हो सकता है, कभी कभी जो गाल ब्लैडर के टिश्यू होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन सब फैक्टर्स की वजह से जो बाइल में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वह क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसको कि गाल स्टोन कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाइल से बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर और आयंस के एब्जॉर्प्शन की वजह से, दूसरी बात एक्सेस अमाउंट में लीवर सेल के द्वारा कोलेस्ट्रॉल के रिलीज होने से, तीसरी बात गाल ब्लैडर के टिश्यू में इन्फ्लामेशन की वजह से बाइल में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल्स के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिसको कि गाल स्टोन कहते हैं। एक शब्द होता है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर। इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर को कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं कि किसी भी शब्द के एंड में आइटिस जुड़ा रहता है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन हो गया। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। मैंने आप लोगों को बताया कि गाल ब्लैडर को कोलिसिस्ट भी कहते हैं। अब कोलिसिस्ट में आइटिस शब्द जुड़ा है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर। इसी तरीके से एक शब्द और होता है कोलाइटिस। कोलाइटिस का मतलब आइटिस जुड़ा हुआ है ना, तो इन्फ्लामेशन ऑफ कोलन को कोलाइटिस कहेंगे। इसी तरीके से मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज। नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। न्यूराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ न्यूरॉन। ठीक। तो मोटे मोटे तौर पे आप लोगों को बातें समझ में आ गई। किसी भी शब्द के एंड में आइटिस शब्द जुड़ा है तो इसका मतलब उस ऑर्गेन्स, उस टिश्यू का इन्फ्लामेशन होगा। अब अगला शब्द हम लोग पढ़ते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी। जब गाल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, गाल स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ परिस्थितियों में गाल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। तो गाल ब्लैडर के सर्जिकल रिमूवल को, सर्जिकल रिमूवल के प्रोसीजर को कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। क्या हो गया, सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसी को कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। ये रहा गाल ब्लैडर। अब हम लोग पैंक्रियाज पढ़ते हैं। ठीक। पैंक्रियाज में क्या खास बातें होती हैं, पैंक्रियाज का क्या रोल होता है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक। पैंक्रियाज के बाद आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे। ठीक। तो सबसे पहली बात, पैंक्रियाज भी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। ठीक। लीवर की तरह, लीवर की तरह पैंक्रियाज भी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। ठीक। और अगली बात, यह कहाँ पे स्थित होता है, जो ड्यूडिनम का सी शेप्ड कर्वेचर होता है वहां पर स्थित होता है। सिचुएटेड, सिचुएटेड, pancreas is situated in the concavity
concavity of the C-shaped duodenum extending up to the spleen। ठीक, इसको हम लोग डायग्राम देखते हैं, फिर समझते हैं कि पेंक्रियाज की एक्चुअल लोकेशन क्या होती है। ठीक, इस डायग्राम को देखिए, ये आपका ड्यूडेनम होता है। ठीक, ये ड्यूडेनम है। अब ये कह रहे हैं कि पेंक्रियाज इज सिचुएटेड इन द कनकेविटी, एक कनकेव सरफेस हो गया ड्यूडेनम का, कनकेविटी ऑफ द सी शेप्ड ड्यूडेनम एक्सटेंडिंग अप टू द स्प्लीन, ये आपका स्प्लीन हो गया। कहां तक फैला होता है? अप टू द स्प्लीन। ठीक, यदि हम लेंथ की बात करें तो पेंक्रियाज की लेंथ कितनी होती है? 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। पेंक्रियाज की लेंथ 12 से 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ होती है कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। जो इसका सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है वहां पर इसकी थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर। पेंक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, फिर और अच्छे से पेंक्रियाज को हम लोग समझेंगे, पेंक्रियाज के फंक्शन की बात करेंगे, पेंक्रियाज से रिलीज होने वाले पेंक्रियाटिक जूस की बात करेंगे। ठीक, और भी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करेंगे, पेंक्रियाटिक एसिनाई की बात करेंगे, और पेंक्रियाज से निकलने वाली डक्ट की बात करेंगे, जैसे डक्ट ऑफ विर्संग होता है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी होता है। इन चीजों को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। ठीक, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। आगे हम लोगों ने कहां तक पढ़ा कि पेंक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। ठीक, यदि हम पेंक्रियाज की वेट की बात करें, पेंक्रियाज का वेट कितना होता है? 60 to 90 ग्राम। पेंक्रियाज का वेट समझ में, 60 to 90 ग्राम। पेंक्रियाज जो होता है डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड इनटू कितने कितने हेड, हेड में डिवाइडेड होता है। हेड क्या होता है? ये वाला एरिया जो ब्रॉडेस्ट पार्ट, सबसे ज्यादा ब्रॉड है, जो ड्यूडेनम के कनकेविटी में फिट है, यह क्या होता है? यह हेड होता है। तो हेड ब्रॉडेस्ट पार्ट फिट्स इनटू सी शेप्ड कनकेविटी ऑफ ड्यूडेनम। ठीक, दूसरा क्या होता है? दूसरा पार्ट होता है बॉडी, और तीसरा पार्ट होता है टेल। टेल क्या होता है? नैरोएस्ट पार्ट होता है, जो टैपर्ड होता है, यानी कि पतला होता जाता है, पतला होता जाता है। टेल और हेड के बीच का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, हेड और टेल के अलावा रिमेनिंग पार्ट होता है, वह बॉडी होता है। पेंक्रियाज में हेड समझ में आ गया, बॉडी समझ में आ गया, टेल समझ में आ गया। ठीक, अब आइए हम लोग और भी बातें पेंक्रियाज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, इस पॉइंट को हमने बता दिया कि पेंक्रियाज जो है डिविजिबल इनटू हेड, बॉडी एंड टेल। हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, बॉडी क्या होता है, इन चीजों को हमने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक, अब जो पेंक्रियाज होता है यह मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक, इसको मिक्स ग्लैंड कहिए, या हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पेंक्रियाज में
एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं। कुछ टिश्यू में एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी होती है, कुछ टिश्यू में एंडोक्राइन प्रॉपर्टी होती है। यदि हम इसकी कवरिंग की बात करें तो पैंक्रियाज कवर्ड बाय सिरोसा, पैंक्रियाज कवर्ड बाय सिरोसा। सिरोसा भी दो लेयर की बनी होती है। जो बाहर की तरफ लेयर होती है विसरल पेरिटोनियम की होती है, और जो अंदर की लेयर होती है वह कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। ये तो हो गई पैंक्रियाज की कवरिंग की बात। अब जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके बहुत सारे सेप्टा मिलकर, सेप्टा किससे बनते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से। ये पैंक्रियाज को छोटे छोटे लाब्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। सेप्टा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सेप्टा मतलब दीवार, सेप्टा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड द पैंक्रियाज इनटू न्यूमरस स्मॉल लाब्यूल्स। बहुत सारे छोटे छोटे लाब्यूल्स में पैंक्रियाज को डिवाइड कर देता है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। पैंक्रियाज के जो 99% ग्लैंडुलर सेल किस टाइप के होते हैं? क्यूबॉइडल होते हैं। About 99% of the glandular cells are cuboidal in nature, और 99% इस टाइप के टिश्यू होते हैं, एक्सोक्राइन टिश्यू होते हैं। पैंक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसमें एंडोक्राइन टिश्यू भी होते हैं, एक्सोक्राइन टिश्यू भी होते हैं। यदि ओवरऑल बात करें तो उसमें से 99% एक्सोक्राइन टिश्यू होते हैं, 99% एक्सोक्राइन और 1% एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं। ठीक, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पैंक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक, इसमें से 99% पार्ट क्या होता है? एक्सोक्राइन होता है। ठीक, और केवल 1% पार्ट कैसा होता है? एंडोक्राइन होता है। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो 99% ग्लैंडुलर सेल हैं ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसको एसिनाई कहते हैं। ठीक, एक लाब्यूल में बहुत सारे एसिनाई मौजूद होते हैं। हम लोग डायग्राम देखते हैं फिर इस चीज को समझते हैं कि एसिनाई क्या होते हैं। आप लोग इस डायग्राम को देखिए। ये लाब्यूल हो गया जिसके अंदर सिंगल वाल फ्लास्क शेप्ड हालो एसिनाई मौजूद होते हैं। ठीक, सेवरल एसिनाई, बहुत सारे एसिनाई मौजूद होते हैं। ठीक, इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि एसिनाई के स्ट्रक्चर को। अब आगे क्या हम लोगों को जानना चाहिए? सॉरी, कि एक लाब्यूल में बहुत सारे एसिनाई मौजूद हैं। ठीक, एक लाब्यूल में बहुत सारे एसिनाई से महीन महीन डक्ट्यूल निकलती हैं, और वे किसमें खुलती हैं? कॉमन इंट्रालाबुलर डक्ट। ठीक, जो एसिनाई हैं, एक लाब्यूल में बहुत सारे मल्टीपल एसिनाई मौजूद हैं। इन सबसे पतली पतली डक्ट्यूल्स निकलती हैं। ठीक, और
फिर यह लाब्यूल में मौजूद इंट्रालाबुलर डक्ट में ओपन होती है। ठीक, अब यह इंट्रालाबुलर डक्ट लाब्यूल से एग्जिट होता है। ठीक, एग्जिट होकर यह किस में खुलती है? इंटरलाबुलर डक्ट में। इंटरलाबुलर डक्ट, इंट्रालाबुलर डक्ट लाब्यूल के अंदर मौजूद है, जबकि इंटरलाबुलर डक्ट लाब्यूल के बाहर मौजूद है। बहुत सारे लाब्यूल के इंट्रालाबुलर डक्ट मिलकर इंटरलाबुलर डक्ट बना रहे हैं। ठीक, अब हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। अब बहुत सारे लाब्यूल्स के इंटरलाबुलर डक्ट मिलकर इंटरलाबुलर डक्ट, क्योंकि पैंक्रियाज में मल्टीपल लाब्यूल्स मौजूद हैं और उन सभी लाब्यूल्स के बीच पाए जाने वाले इंटरलाबुलर डक्ट मिलकर किसमें ओपन हो रहे हैं? पैंक्रिएटिक डक्ट, जो मेन पैंक्रिएटिक डक्ट है उसमें इंटरलाबुलर डक्ट आकर ओपन हो रहे हैं इस पैंक्रिएटिक डक्ट में। इस पैंक्रिएटिक डक्ट को ही क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ विर्संग कहते हैं। ठीक, डक्ट ऑफ विर्संग। अब यहीं पे एक डक्ट और होती है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। इस डायग्राम को देखिए। देखिए जो हल्के कलर में है ये आपकी क्या हो गई? मेन पैंक्रिएटिक डक्ट हो गई, जो कि ड्यूडेनम में ओपन हो रही है। ठीक, ये वाली मेन पैंक्रिएटिक डक्ट हो गई। इस मेन पैंक्रिएटिक डक्ट में बहुत सारे लाब्यूल से आने वाली इंटरलाबुलर डक्ट ओपन होती है। इस मेन पैंक्रिएटिक डक्ट के अलावा एक और कुछ 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 ह्यूमंस में, सभी में नहीं, कुछ ह्यूमंस में एक एक्स्ट्रा डक्ट भी निकलती है पैंक्रियाज से, जिसको क्या बोलते हैं? एसेसरी पैंक्रिएटिक डक्ट। जो एक्स्ट्रा पैंक्रिएटिक डक्ट होती है उसको एसेसरी पैंक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक, समझ में आई? डक्ट ऑफ विर्संग और डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। इन मेनी पीपल a small branch called accessory pancreatic duct or duct of Santorini arises from distal part of main pancreatic duct and independently opens, कहाँ पे ओपन हो रही है? independently opens into the duodenum at the tip of minor duodenal papilla, which is located between pyloric sphincter and major duodenal papilla। जो मेजर ड्यूडेनल पेपिला है, यहाँ पर मेन पैंक्रिएटिक डक्ट या फिर हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट बोलिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट और मेन पैंक्रिएटिक डक्ट मिलकर हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट बना रहे हैं, जो कि ड्यूडेनम में मेजर ड्यूडेनल पेपिला पे ओपन हो रहे हैं, जो कि पाइलोरिक स्फिंक्टर से 10
सेंटीमीटर नीचे होता है और जो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी होती है वह माइनर ड्यूडिनल पैपिला पे ओपन हो रहा है, जो कि मेजर ड्यूडिनल पैपिला और पाइलोरिक स्फिंक्टर के बीच होता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर माइनर ड्यूडिनल पैपिला होता है। इतना आप लोगों को समझ में आया? माइनर ड्यूडिनल पैपिला, मेजर ड्यूडिनल पैपिला, डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब जो एसिनाई मैंने एक्सप्लेन किया था, इस पे फिर से वापस आते हैं। इन एसिनाई से क्या रिलीज हो रहा है? पैंक्रिएटिक जूस। ये जो एसिनाई हैं, ये साइनर सेल, एसिनाई की जो सेल हैं, इनसे क्या सेक्रेट हो रहा है? पैंक्रिएटिक जूस सेक्रेट हो रहा है। पैंक्रिएटिक जूस। अब इनसे सेक्रेट होने वाला पैंक्रिएटिक जूस कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है? मेन पैंक्रिएटिक डक्ट में कलेक्ट हो रहा है। मेन पैंक्रिएटिक डक्ट में कलेक्ट हो रहा है। ठीक, फिर ये आगे की कहानी पता है कि मेन पैंक्रिएटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलकर हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट बना रहा है और हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट मेजर ड्यूडिनल पैपिला पे ओपन हो रहा है। मेजर ड्यूडिनल पैपिला पाइलोरिक स्फिंक्टर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मौजूद होता है। हमने आपको पहले बताया कि पैंक्रियाज में 99% ग्लैंडुलर टिश्यू एक्सोक्राइन इन नेचर होते हैं, 1% एंडोक्राइन इन नेचर होते हैं। ठीक, और जो 1% ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, यह क्लस्टर के फॉर्म में बीच बीच में मौजूद रहते हैं। ठीक, ये मिलियंस सेल का समूह होता है। जो ये क्लस्टर होते हैं, इनकी संख्या मिलियंस में होती है और इन्हीं क्लस्टर्स को पैंक्रिएटिक आइजलेट्स या आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? पैंक्रिएटिक आइजलेट्स, या इसी का दूसरा नाम होता है आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल्स में समझेंगे। इतना केवल अभी आप लोग समझिए कि पैंक्रियाज में 99% ग्लैंडुलर टिश्यू एक्सोक्राइन इन नेचर होता है, जिसमें एसिनाई होती है। एसिनाई से पैंक्रिएटिक जूस रिलीज होता है, जो कि मेन पैंक्रिएटिक डक्ट में कलेक्ट होकर फिर जाके मेजर ड्यूडिनल पैपिला पर ओपन होता है ड्यूडिनम के अंदर। और जो 1% ग्लैंडुलर सेल होती हैं, वो एंडोक्राइन इन नेचर होती हैं। 1% ग्लैंडुलर सेल ऑर्गेनाइज होती हैं क्लस्टर्स के रूप में, सेल्स के समूह में, जिसको पैंक्रिएटिक आइजलेट्स या आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ठीक, इस चीज को हम लोगों ने समझा। एक दो बातें हम लोग यहीं पे और जान लेते हैं कि आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप की सेल होती हैं। ठीक, कौन कौन से सेल होती हैं? बीटा सेल। आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल लगभग 70% होती हैं, जिनसे क्या सेक्रेट होता है? इंसुलिन सेक्रेट होता है। दूसरे टाइप की सेल अल्फा सेल होती हैं, जो कितना होती हैं? आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में केवल और केवल 20% होती हैं। अल्फा सेल से क्या सेक्रेट होता है? ग्लूकेगॉन सेक्रेट होता है। तीसरे टाइप की सेल डेल्टा सेल या इन्हीं को गामा सेल कहते हैं, जो कि केवल और केवल 5% होती हैं। चौथे टाइप की सेल एफ या पीपी सेल होती हैं, जो
आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में केवल और केवल 5% होती हैं। इन सबको हम लोग डिटेल्स में एंडोक्राइन चैप्टर जब पढ़ेंगे उस समय फिर से एंडोक्राइन पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पे मैंने आप लोगों को लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज पढ़ाया। अब अगली क्लास में डाइजेस्टिव जूस जैसे गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस को एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू।